हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जस्टविन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने भारतीय संविधान का पार्ट 2 लेके आया हूँ, निर्माण के बारे में। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार हमें क्लू मिलता है कि यहाँ से संविधान सभा होनी चाहिए, यानी कि किस प्रकार उसका निर्माण होगा, उसमें किससे चुनाव हुए, जिनके बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे पार्ट 2 के अंदर कि संविधान सभा की क्या कार्य प्रणाली थी और उनमें कौन कौन सी समितियाँ बनाई गई थी और वो उनके क्या क्या कार्य थे, जिनको बारे में हम जानेंगे। अब जानने के लिए अब हम सबसे पहले, आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमने उनका लिंक शेयर किया हुआ है, जिसको आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। अब हम अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो संविधान निर्माण का मुख्य काम जो विदेशों में जाकर उनको अध्ययन करना और फिर उनके बाद अपने संविधान में ऐड करना, वो मुख्य भूमिका निभाने वाले थे BN राव साहब, जिनको उतना महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन वो सबसे मुख्य सलाहकार माने जा सकते हैं भारतीय संविधान के। क्यों? और अब हम जानेंगे संविधान सभा कार्यवाही। संविधान सभा कार्यवाही जानने से पहले, प्रणाली से पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि फर्स्ट हम लोग 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आया, जिसमें केवल एक बात रखी गई थी कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद हमने जाना सेकंड, फिर कैबिनेट मिशन ने हमने जाना कि उसमें किस प्रकार चुनाव प्रणाली, और फिर उसके बाद मुख्य रूप से मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन को क्यों मानती है। मानने का कारण है सांप्रदायिक निर्वाचन सिद्धांत। इस कारण से मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था और फिर इलेक्शन में भाग लिया था। और फिर इससे जानने से पहले हम उनके कुछ आंकड़े देख लेते हैं। चुनाव के जो आंकड़े आए थे, चुनाव आंकड़ों के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल जो सीटें थी वो थे 389 सीटें थी, जिसमें से इनको दो पार्ट किए गए थे। एक तो बनी थी 296 और एक बनी थी 93। ये सीटें थी टोटल, है ना। फिर इसके बाद हमने देखा था ये तो थी देसी रियासत और ये थी ब्रिटिश प्रांत। अब ब्रिटिश प्रांत में 3 भाग थे। हमने देखा था इसका जो पार्ट था, एक तो था सिख समुदाय का, और एक पार्ट था मुस्लिम लीग, और एक था अन्य जिसमें सभी हिंदूज, ईसाई, क्रिश्चियंस सभी आ जाते हैं ना, ये सारे। अब इनके अंदर जो चुनाव हुआ, अब इन पर हुआ चुनाव, और चुनाव के जो रिजल्ट आए उसके बारे में अगर हम बात करें तो कांग्रेस को जो एक मुख्य पार्टी उभर कर सामने आई, जिसमें से उसको मिले थे 208 वोट। फिर उसी के बाद मुस्लिम लीग की बात करें तो इसको मिले थे 73 वोट्स। फिर उसके बाद आते हैं अन्य के अंदर सिख समुदाय वो और अदर आ जाएंगे, तो इनके में मिले थे अपने को 15 वोट। ये वोटों का आंकड़ा था। अब आती है बात संविधान सभा निर्माण के लिए संविधान के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेंट लेगा, और इनमें से अगर हम बात करें तो इन्होंने तो पार्टिसिपेंट नहीं लिया, इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि ये बोल रहे थे कि ये जो संविधान बन रहा है ये भारत देश के लिए बन रहा है, पाकिस्तान के इसमें कोई प्रावधान नहीं है, इसका इन्होंने मना कर दिया। फिर बाद में ये आते 15, और एक और चीज़ हमने देखी, ये देसी रियासत की बात करें तो इन्होंने तो कह सकते हैं सदस्यता नहीं ली, या नहीं, ये तो आई नहीं, निर्माण मतलब नहीं आए। ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद अब हम चलते हैं 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 के दिन प्रथम संविधान सभा बैठती है, यानी कि संविधान सभा की मीटिंग होती है, अक्सर से कहते हैं। तो इसमें जो है ना, एक अस्थायी सदस्य बनाया गया था, अस्थायी सदस्य किसे मनोनीत किया गया, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को। क्यों? क्योंकि वो उम्र में सबसे बड़े थे, इस कारण से उनको अस्थायी सदस्य मनोनीत किया गया था। और इस सभा में मुस्लिम लीग में तो आई नहीं, पार्टिसिपेंट किए नहीं। फिर उसके बाद इसमें जो टोटल आए थे वो आए थे 211 मेंबर्स, सदस्य। 211 सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया था। क्यों? क्योंकि वो
208 तो कांग्रेस के हो गए, और इसमें से कुछ यानी 3 एक सदस्य इससे आगे थे, इस कारण से ये 211 हो गया। फिर इसके बाद ये वो कंप्लीट। फिर इसके बाद आता है, इसके अंदर अगर हम एक दिन छोड़ दें 10, फिर आता है 11, 12 और 13। अब इन दोनों को छोड़ो, हम स्टार्ट करते हैं 11 को। 11 को वापस बैठक होती है 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है। तो इसमें अस्थायी सदस्य की जगह स्थायी सदस्य की मांग उभरने लगी, तो इसमें हुआ स्थायी सदस्य। अब स्थायी सदस्य की बात करें तो स्थायी सदस्य में आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इस सभा के स्थायी सदस्य थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर इसके बाद कार्यवाही चली, और कार्यवाही चलने के बाद फिर आता है 12 के बाद अगला दिन, 12 का तो छुट्टी। फिर 13 के दिन आता है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को ये हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने, और जिसे ही आगे चलकर हमने प्रस्तावना नाम दिया है, और इसी प्रस्तावना को हम भारत के संविधान का दर्शन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कि संविधान सभा में नेहरू जी द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसमें क्या क्या प्रावधान थे, तो इसको याद करने का सिंपल लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं हम, स्वतंत्र एवं संप्रभु गणराज्य। फर्स्ट हो गया स्वतंत्र एवं संप्रभु गणराज्य होगा भारत देश, यानी कि भारत देश स्वतंत्र होगा, संप्रभु होगा और गणराज्य होगा। और देखो संप्रभु का मतलब क्या होता है? संप्रभु का मतलब होता है कि इसमें कोई बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप ना हो, यानी कि वो यह अपने निर्णय खुद लेने का मतलब अपने अपने निर्णय खुद लेता हो। ठीक है, और गणराज्य का मतलब जिसका खुद का एक लिखित संविधान हो। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सेकंड जो हम ले सकते हैं, संप्रभु हो गया। हाँ, अब आते हैं सेकंड। इसमें बोला गया संप्रभुता स्रोत जनता होगी, यानी कि भारत देश का निर्णय निर्माता कौन होगी? जनता, जिसके बारे में कहा गया था। थर्ड पॉइंट जो आता है वो आती है समानताएं। अब आती है समानताएं। समानताएं का मतलब है इसमें 3 समानताओं की बात की गई थी। फर्स्ट समानता आर्थिक, फिर आती है राजनीतिक समानता, और फिर आती है इसमें आया था सामाजिक समानताएं। 3 प्रकार की समानताएं। फिर चौथा पॉइंट जो आता है वो आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, तो इन स्वतंत्रताओं में कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आता है विचार। विचार आने के बाद होती है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति के बाद जो आता है वो होती है संस्था निर्माण। संस्था निर्माण करने के बाद जो आती है वो होता है व्यवसाय। व्यवसाय निर्माण होने के बाद क्या आएगा? तो वो आ जाएगा धर्म एवं मत मानना। ठीक है फ्रेंड्स, स्वतंत्रताएं हैं 5 प्रकार की। फर्स्ट है विचार। विचार का मतलब हम जिस देश में रह रहे हैं उसमें किसी प्रकार का विचार उत्पन्न कर सकते हैं या ला सकते हैं। फिर उसके बाद अभिव्यक्ति, बोलने की आज़ादी। फिर उसके बाद हम कुछ संस्था का निर्माण कर सकते हैं अपने स्तर पर। फिर होता है कोई सा भी व्यवहार मतलब व्यवसाय या पेशा निर्धारित कर सकते हैं। फिर उसके बाद किसी भी प्रकार के धर्म और मत को मान सकते हैं। ये इसके अंदर प्रावधान रखे गए थे। फिर इसके बाद जो आता है फिर इसके बाद आइए छठी मतलब 5वीं
जो हो जाएगी स्थायित्व एकता, यानी कि भारतीयों की एक स्थायित्व एकता हो, यानी सभी अपने साथ में मिलकर रहेंगे। ठीक है। फिर 6 नंबर आता है, हाँ, अल्पसंख्यक एवं ST SC समुदाय, ST SC समुदाय के हितों की रक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो उद्देश्य प्रस्ताव आया। उद्देश्य प्रस्ताव में फर्स्ट पॉइंट आता है स्वतंत्र एवं संप्रभु गणराज्य, यानी भारत एक स्वतंत्र एवं संप्रभु गणतंत्र होगा, यानी गणराज्य होगा। सेकंड पॉइंट आता है भारत देश की संप्रभुता का स्रोत जनता होगी। थर्ड पॉइंट आता है भारत में आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता और सामाजिक समानता भारतीय जनता को प्रदान की जाएगी। फिर आता है चौथा, स्वतंत्रता, भारतीयों को विचार, अभिव्यक्ति, संस्था निर्माण, व्यवसाय, धर्म एवं मत मानने की स्वतंत्रताएं होगी। फिर उसके बाद आता है पांचवा, भारतीयों की एक स्थायित्व एकता होगी। फिर सिक्स आता है भारतीय संविधान निर्माण जो है वो अल्पसंख्यक एवं ST SC समुदाय के लिए उनके हितों की रक्षा के लिए कुछ प्रावधान बनाएंगे या निर्माण का मतलब नीति निर्देशों का निर्माण करेंगे। ये तो हो गया उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। उनके क्या प्रावधान है? तो ये हम केवल मुख्य 6 प्रावधान याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है इनमें अब संविधान सभा को चलाने के लिए कुछ समितियां होगी, तो इसमें कुल 15 प्रकार की समितियां बनाई गई थी। 15 प्रकार की समितियों में हम केवल 7 समितियों का मुख्य रूप से यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम जानेंगे संविधान की कुछ समितियां। इनमें कुल 15 प्रकार की समितियां बनाई गई थी, जिनके आधार पर संविधान निर्माण को रखा गया था। ठीक है। और जिसमें हम जानेंगे समितियां बनाने से पहले हम इनके जो मुख्य सलाहकार थे संविधान सभा के, वो थे BN राव साहब। देख सकते हैं मुख्य सलाहकार BN राव। नरसिंह राव, इनका फुल नेम है बनेगल नरसिंह राव। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम जानते हैं 15 प्रकार की समितियां। पंद्रह प्रकार की समितियों को जानने से पहले हम जानेंगे मुख्यतः 7 प्रकार की समितियां। इसमें फर्स्ट जो लेते हैं हम वो लेते हैं संघ संविधान समिति। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तो लिख देते हैं हम समितियां और यहाँ लिख देते हैं अध्यक्ष। इन समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम चाहते हैं संघ संविधान की समितियां। संघ संविधान की समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। फिर इसके बाद आए संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, इनके भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। इनको भी हम देखते हैं ये। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम जानेंगे थर्ड नंबर की, एक आती है झंडा या राष्ट्रीय ध्वज समिति। झंडा या राष्ट्रीय ध्वज समिति, इनके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर इसके बाद हम आते हैं थर्ड नंबर के बाद फोर्थ नंबर, उसमें आ जाएगी मौलिक अधिकार समिति। ये थी मुख्य मौलिक अधिकार समिति। इनके बाद इसकी इसकी एक उप मुख्य मौलिक अधिकार समिति भी बनी थी। ठीक है। फिर पहले हम इनको जान लेते हैं। फिर इसके बाद आती है
अल्पसंख्यक अधिकार समिति। फिर इसके बाद आती है प्रांतीय, इसका फिफ्थ और सिक्स्थ प्रांतीय शक्ति भी कह सकते हैं, शक्ति समिति। इन तीनों समितियां, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार और प्रांतीय शक्ति समिति, इन तीनों के जो अध्यक्ष थे वो थे पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद आती है सेवंथ, तो इसके अंदर आ जाती है कार्य संचालन समिति। अब कार्य संचालन समिति में 3 सदस्य थे, 3 सदस्य 3 सदस्य। अब इन 3 सदस्य के नाम, नंबर 1 मैं क्या ले लेता हूँ, के एम मुंशी। फर्स्ट सदस्य थे के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। फिर इसके बाद आता है विश्वनाथ दास। फिर थर्ड नंबर, मतलब सेकंड नंबर पे आते हैं विश्वनाथ दास। फिर थर्ड नंबर पे आते हैं गोपाल कृष्ण अयंगर। गोपाल कृष्ण अयंगर, ये हैं 3 प्रकार के। नंबर 1 के एम मुंशी साहब, फिर इसके बाद विश्वनाथ दास, फिर इसके बाद है गोपाल कृष्ण अयंगर। ये थी कुल 7 हो गई अपने पास समितियां। फिर इसके बाद 8वें नंबर की ले सकते हैं हम, यह है मुख्य समिति, जिसको बोलते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति यह है मुख्य प्रकार की समिति। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, 7, इसमें कुल 7 सदस्य थे। इन 7 सदस्य की चर्चा हम ऊपर से करेंगे। सदस्य, ये थी अपनी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में 7 सदस्य हैं। अब 7 सदस्यों की हम चर्चा हैं। अब उसको हम एक ट्रिक की सहायता से आसानी से याद करेंगे। जैसे देखिए, इसको लिखेंगे बी गो कृष्ण कन्हैया मोहम्मद माधव मित्र खेतान कृष्ण। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल 7 जने हैं। इसमें आपको 9 जने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इनको देखते हैं कैसे। बी से जो हो जाएगा डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। डॉक्टर भीम राव अंबेडकर, इनको इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अध्यक्ष, अब अध्यक्ष कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था इनको 29 अगस्त 1947 को। फिर इसके बाद आता है गो से हो जाएगा ये वाला गोपाल कृष्ण अय्यर। गोपाल कृष्ण अय्यर, यहाँ लिखेंगे गोपाल कृष्ण अयंगर, अयंगर। ठीक है, फिर इसके बाद आता है यहाँ लिख लेता हूँ अलाउद्दी कृष्णामचारी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता है कन्या से हो जाएगा ये के एम मुंशी साहब। नाम था वो था के एम मुंशी साहब। फिर इसके बाद है मोहम्मद
इनका जो नाम था वो था सैयद मोहम्मद सादुल, ऐसा कुछ नाम था इनका। ठीक है, फिर इसके बाद आता है माधव। तो इनका जो नाम था वो था एन माधव राव। फिर इनके नाम था BL मित्र। इनके बाद DP खेतान। फिर इनके बाद है, इनको लिखेंगे हम, इनको मैं यहाँ लिख लेता हूँ ना, टी कृष्णामचारी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे ये 9 नाम है जिसको हमें 7 में बदलना है। फर्स्ट अध्यक्ष हैं B से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उनको इस तारीख को अध्यक्ष बनाया गया था। फिर ऐसे थे गो से हो जाएगा गोपाल कृष्ण अय्यर। ठीक है, फिर इसके बाद है कृष्ण से अलाउद्दीन कृष्णामचारी। ठीक है, फिर इसके बाद है कन्हैयालाल मुंशी जी, फिर मोहम्मद सादुल। फिर इसके बाद आता है माधव N माधव राव। अब देखिए ये जो दोनों नाम है ना, इनका आपस में लिंक है। कैसे? N माधव राव जी हैं, ठीक है, N माधव राव जी के जो आए थे, ये आए थे BL मित्र साहब के स्थान पे। इनकी मृत्यु हो जाने के कारण BL मिश्र साहब की मृत्यु होने के बाद माधव राव जी को इस पर स्थान दिया गया था। फिर इसके बाद है खेतान साहब, DP खेतान जी बीमार चल रहे थे, इस कारण से इनके स्थान पर TT कृष्णामचारी जी, ये तो राजस्थान से बिलोंग करते थे, मतलब चुनाव लड़के आए थे, इस कारण से TT कृष्णामचारी जी को DP खेतान जी के स्थान पर स्थान दिया गया था। फ्रेंड्स, ये 7 समिति मतलब 7 के नाम हो गए। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। अब एक और बार इस ट्रिक को देख लें, B गो कृष्ण कन्हैया मोहम्मद माधव मित्र, फिर इसके बाद खेतान कृष्ण। ठीक सकते हैं। अब हम जानेंगे कि फ्रेंड्स हमने 7 समिति मतलब 7 टोटल 9 प्रकार की समितियों को देखा। फिर उसके बाद 7 जो सदस्य थे प्रारूप समिति के, उनके नाम देखे। अब हम एक कुछ फैक्ट हैं, जैसे हमने देखा था झंडा समिति में 22 जुलाई 47। ठीक है, तो इस समय जो है राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान राष्ट्रगीत इन दोनों को मान्यता दी गई, यानी इनको स्वीकार किया गया भारत में। फिर इसके बाद इसी तारीख को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया, मतलब बनाया गया। ठीक है, और फ्रेंड्स आज हम यही तक पढ़ेंगे। कल हम जानेंगे संविधान जो है संविधान सभा में प्रारूप समिति का प्रस्ताव। ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा, संविधान सभा में प्रारूप समिति का प्रस्ताव। यानी कि जब संविधान सभा कार्य करने लगी तो प्रारूप समिति ने कुछ प्रस्ताव रखा और उसी को आगे चलकर हमने संविधान का, जिसके अंदर 315 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, जिनके बारे में इसमें क्या है, एक जनता से विचार करने के लिए प्रस्तुत किया गया था और कुछ टाइम पीरियड रखा गया था और ये 3 प्रकार के वाचन हुए थे, यानी 3 प्रकार से इसे प्रस्तुत किया गया था, जिनको हम कल जानेंगे। और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।